साथियों, मेरे जीवन की पांचवी बड़ी घटना जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपनी नौकरी को ठुकरा के, अपनी सर्विस को ठुकरा के, वो राजस्थान में जो पेपर लीक होते हैं, जो खासकर रीट के एग्ज़ाम, उसमें पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उसके खिलाफ जो आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था, वो घटना पांचवी बड़ी घटना है। साथियों, यूं तो कोई इंसान अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मेरी शानदार सर्विस थी, शानदार कैरियर था, शानदार सैलरी थी, शानदार प्लेस ऑफ ड्यूटी था, जयपुर पोस्टिंग थी मेरी। तो ये सब कुछ त्याग के, ये सब कुछ छोड़ के मैं क्यों आंदोलन करूंगा? क्यों इस लड़ाई में मैं कूदूंगा? क्यों सरकार से मैं झगड़ा मोल लूंगा? इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। मैंने मेरे आंदोलन के दौरान या अब तक जो सच में इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या मेरी सोच थी, क्या मेरा बैकग्राउंड है, वो मैंने न तो मीडिया में बताया, न आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। आज वो हर बात मैं आपके साथ साझा करूंगा, हर वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जिसके कारण मुझे वो इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। साथियों, 2017 13 जुलाई 2017 को मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। भारत में उस समय सोने का आयात बड़ी मात्रा में होता था, तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। तो मैंने और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया था कि हम अपनी ज्वेलरी, हमारे गहने जो हैं, लगभग 50 तोला गहने थे, वो राष्ट्र हित में हम देश को समर्पित करेंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। सोने के आयात में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो वो पत्र जो मैंने 13 जुलाई 2017 को लिखा था, उसका कुछ अंश, ये पत्र मैं पहले पढ़कर सुना चुका हूँ, उसका कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे कि आपको मेरी सोच का थोड़ा सा अंदाजा लगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक माह 1,000 रुपये का सहयोग दे रहा हूं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए तकनीकी विकास एवं प्रौद्योगिकी क्रांति अति आवश्यक है। भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए युवा पीढ़ी का तकनीकी रूप से सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगातार शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूजीसी जैसे कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आते हैं, जिनका देश की उन्नति के लिए ऊपर उठना परम आवश्यक है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी देश के लिए उसका नागरिक सबसे बड़ा संसाधन होता है। अच्छे एवं राष्ट्रीय चरित्र वाले नागरिक का निर्माण शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा की नींव बचपन में डाली जाती है। नींव जितनी सुदृढ़ होगी, इमारत उतनी ही गगनचुंबी एवं मजबूत होगी, जिसके लिए मैं मेरे अवकाश के दौरान सरकारी विद्यालयों में पुस्तकें वितरित करने का छोटा सा प्रयास करता हूं। ये पत्र जो मैंने लिखा, इसका मैंने मेल मेरे डीजी महोदय थे, राजीव रॉय भटनागर साहब, उनको मैंने मेल भी किया था। उस मेल में इस पत्र का रेफरेंस मैंने दिया है, जो 13/7/2017 को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। दोस्तों, इसके पीछे मंशा यही थी कि मैं शुरू से मानता हूं कि हमारा देश यदि दुनिया के देशों से टक्कर लेना चाहता है, यदि उनके बराबर खड़ा होना चाहता है, दुनिया का विकसित देश बनना चाहता है, तो शिक्षा ही वो माध्यम है, तकनीकी विकास ही वो माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोग उनके बराबरी कर सकते हैं। हम एक उन्नत और विकसित देश बन सकते हैं, दुनिया की एक ताकत बन सकते हैं। मैं जब भी अपनी छुट्टियों में आता था, तो सरकारी स्कूलों में, कच्ची बस्तियों में घूमता रहता था। घर पे नाराजगी भी होती थी इस चीज़ को लेकर, पर वो कभी समझ में नहीं आई। मैं
जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो जिसमें मैंने अभी जिक्र किया, उसमें लगातार 2014 से कंट्रीब्यूट करता आ रहा हूँ। उसके बहुत से पत्र हैं मेरे पास में, ये चेक हैं, रिसिप्ट्स हैं, डिपार्टमेंट के लेटर हैं, ये भारत सरकार का मंत्रालय है। इसके पास इसके मेरे जो लेटर लिखे हुए हैं वो सारे अभी मेरे पास सेफ हैं। अब आपको पढ़कर सुनाने का टाइम नहीं है, वरना हर पत्र जो है आपको मैं पढ़कर सुनाता, इसको मैं अपने सोशल मीडिया में डाल दूंगा, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के चलते साथियों 5/5/2016 को मुझे पत्र लिखा गया डिपार्टमेंट की ओर से कि 11 मई 2016 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है विज्ञान भवन दिल्ली में। तो उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया डिपार्टमेंट की ओर से, और उस महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कर रहे थे। ये लेटर मेरे घर पे आया, मुझे परिवार के लोगों ने समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, तो इस प्रोग्राम में मैं नहीं पहुंच पाया। ये लेटर आप देख सकते हैं। साथियों, ये आंदोलन में कूदने की के पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या मेरी सोच थी, उसका जिक्र मैंने आपसे किया। मेरी पोस्टिंग जयपुर थी, बिल्कुल सुख की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। तो मैं और मेरा दोस्त कई बार हम शाम को राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में जनता स्टोर है गांधीनगर थाने के पास में, वहां पर कई बार हम टहलने जाते थे शाम को। तो एक दिन मैं गया हुआ था, तो मुझे दो स्टूडेंट रोती हुई नजर आई, मुझसे लगभग मेरे सामने ही खड़ी थी। तो मैंने उनको बुला के अपने पास में बुलाकर पूछा कि क्या क्या रीज़न क्या है, किस कारण वो रो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनको खेत बेचकर, और जयपुर में 3 साल से वो पढ़ा रहे हैं, और रीट की परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी, बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी। चोरू के रहने वाले थे, किसी गांव के। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे कई लोग वो जानते हैं जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, और यदि ईमानदारी से उनका पेपर लिया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए तो उनके 20-25 नंबर भी नहीं आएंगे। और अब जब उन्होंने नंबर चेक किए तो बता रहे हैं कि उनके 130-135 नंबर हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़े लेवल की धांधली हुई है, बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने उस समय उनको समझाया, सांत्वना दी कि आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, एक न एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। वो चले गए वहां से। उसके बाद में मुझे एक एक्टिविस्ट मिले जिन्होंने बताया कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे कई महकमों में उनकी जानकारी है, और वो बताते हैं कि वहां का लगभग लगभग आधा स्टाफ जो है वो इस काम में संलिप्त है, बहुत बड़े लेवल पर जो है, जिनकी जिम्मेदारी एक पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जवाबदेही के साथ में एग्जाम करवाना है, वही लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, वही लोग ये धांधलियां करवा रहे हैं। और उन्होंने ये तक बताया कि जो रीट की एग्जाम हुई है, इस एग्जाम में मिनिस्टर लेवल तक की धांधली उसमें की गई है। मिनिस्टर के संज्ञान में वो चीज़ें हैं जो आयोग के अध्यक्ष हैं जरोली साहब, उनके वो संज्ञान में है, वो चीज़ें मुझे बताई गई। उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि हमारा शिक्षक जो है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश का भविष्य बनाना और उसका भविष्य बिगाड़ना वो शिक्षक के हाथ में है। तो यदि इतनी बड़े लेवल की बेईमानी हुई है तो हजारों की संख्या में सरकारी तंत्र में, स्कूल्स में ऐसे टीचर भर्ती हो जाएंगे जो हमारे देश का भविष्य, जो गरीब, मजदूर, किसान
के बच्चे हैं उनका भविष्य वो बर्बाद करेंगे, तो मुझे इस लड़ाई में कूदना चाहिए, मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए और किसी भी प्रकार से जो ये भर्ती है इसको रद्द करवाना है और एक मजबूत कानून राजस्थान में बनाना है जिससे नकल माफियाओं में एक दहशत हो, उनमें एक डर की भावना पैदा हो। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा कि उस पत्र के कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। पत्र बहुत लंबा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान। विषय राजस्थान सरकार में निरंतर भर्ती धांधली व घोटालों के संदर्भ में। महोदय, मैं लगातार 26 सितंबर 2021 से देख रहा हूं कि भर्ती धांधलियों के चलते नौजवानों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुए, अन्याय के खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रीट परीक्षा में हुई धांधली का दूसरा पहलू यह है कि प्रदेश देश तरक्की करता है उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षक गुरु से शिक्षा प्राप्त कर हमारे बच्चे आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आर्मी ऑफिसर, आईएएस, पायलट, न्यायाधीश, सीओ आदि बनते हैं। डॉक्टर नकल करके पास हुआ हो तो कैसा इलाज करेगा? इंजीनियर की डिग्री फर्जी हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल होगा? वैज्ञानिक पेपर का जुगाड़ करके बना हो तो कैसे आविष्कार करेगा? पायलट की आंखें कमजोर हों और फौज का जवान शारीरिक रूप से अक्षम हो तो कैसा युद्ध लड़ेगा? जज धांधली करके बना हो तो जनता को कैसा न्याय देगा? आईएएस नकल करके बना हो तो जन कल्याण के लिए कैसा काम करेगा? अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक नाकाबिल, कम ज्ञान वाले एक भी व्यक्ति को शिक्षक बना दिया तो समाज के लिए कितना घातक और भयावह होगा। परंतु प्रायोजित धांधली स्कैम के दम पर ऐसे लगभग 15,000 लोग बेईमानी और पैसों के जरिए शिक्षक के तौर पर नियुक्त होने जा रहे हैं जो इस पवित्र पद के कतई योग्य नहीं है और शिक्षा का इनमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भ्रष्टाचार और काम चोरी ही इनका नैतिक धर्म होगा, जिनका काम बच्चे का भविष्य संवारना नहीं बल्कि उसे बर्बाद करना होगा और इसमें सबसे अधिक प्रभावित गरीब बच्चा होगा। दोनों तरफ से बच्चों को मार पड़ेगी क्योंकि न तो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर हैं और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षक सभ्य समाज का निर्माता होता है, रीढ़ होता है, पर आप लोग इस रीढ़ को तोड़ने जा रहे हो। श्रीमान, विचार कीजिए, यदि विश्व की सबसे बड़ी व प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता ओलंपिक का आयोजन संचालन निष्पक्षता, पारदर्शिता व नियमानुसार न हो तो क्या होगा? अंतिम पायदान वाला खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा, प्रतिभा का कोई मोल महत्व नहीं होगा। पदक की आस में जी तोड़ मेहनत करने वाले व अपना बचपन जवानी खपा देने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हताशा और निराशा में डूब जाएंगे। संपूर्ण विश्व के देशों का ऐसे आयोजनों से विश्वास उठ जाएगा। यही सब कुछ आपके नेतृत्व वाली सरकार के दौर में हो रहा है। स्थिति भयावह तब हो जाती है जब अपराध को रोकने वाले ही अपराध में संलिप्त हो जाएं। शक यकीन में तब बदल जाता है जब रीट का पेपर आउट होने के बाद भी उसे आउट नहीं माना गया, परीक्षा रद्द नहीं की गई, जिन हजारों लोगों के पास पेपर पहुंचा उनको चिन्हित नहीं किया गया, आनन फानन में परिणाम घोषित कर दिया गया, कट ऑफ का इतना ऊंचा जाना जो कभी नहीं गई। अभी तक एसओजी जांच अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। जिन्हें पेपर आउट करने के आरोप में पकड़ा गया है वो तो मात्र मोहरे हैं और ऐसे मोहरे सैकड़ों की संख्या में अभी भी सरकार के संरक्षण में खुलेआम बेधड़क घूम रहे हैं। दरअसल ये मोहरे तो नालों की तरह हैं जो आगे जाके नदी में मिल जाते हैं। यहाँ नदी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। चूंकि खेल अरबों का है इसलिए नदी आगे जाकर सागर में मिलती है और सागर से ऊपर महासागर भी है। अतः यह स्पष्ट है कि एसओजी सबूत जुटाने के बजाय सबूत मिटाने का काम कर रही है ताकि नालों से ऊपर की श्रृंखला पर किसी भी प्रकार की आंच न आए। सरकार के ताकतवर लोगों की संलिप्तता के बगैर इस स्तर की धांधली असंभव है। मुद्दा यदि राजनीतिक हो तो तुरंत सीबीआई जांच बैठा दी जाती है, परंतु जहां लाखों पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहे हों वहां सरकार असंवेदनशील हो जाती है। यदि इसी प्रकार नौकरी को नीलाम करना था तो इससे अच्छा बाजार में नीलामी लगाते जिससे कम से कम सरकारी खजाने में पैसा आता जो जन कल्याण के कार्यों में खर्च किए जा सकते थे। जो व्यक्ति अपने बच्चों को राजस्थान सरकार में नौकरी लगवाना चाहता है क्या वह उन्हें पढ़ाई के लिए बोलना बंद कर दे
क्योंकि राजस्थान में नौकरी पाने के लिए अब पैसा और रसूख महत्वपूर्ण है, न कि ज्ञान। आज गली गली में नकल माफिया सरकारी नौकरी का वादा व उसके नाम पर आम मजबूर लोगों की ठगी करते हुए घूम रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में तो पेपर लीक हो ही रहे हैं, साथ साथ परीक्षा होने के बाद मोटी रकम के बदले ओएमआर शीट भरवा के या बदलवा के चयन करवाने वाले तथा साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलवाने वाले दलाल कुकर मुते की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब हमारे राजस्थान का मुख्य व्यवसाय होगा। सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी जहां इन्हें समाप्त करने की थी, बजाय इसके उल्टा सरकारी संरक्षण में ये और अधिक फल फूल रहे हैं। जिस राजस्थान को शूरवीरों, त्याग और बलिदान की भूमि जाना जाता था, उसे आज नकल स्थान के रूप में पुकारे जाने लगा है। यह कलंक अत्यंत कष्टकारी है। बहुत कोशिश की कि चुप रहूं, पर अब भी नहीं बोला तो बहुत देर हो चुकी होगी। शासन जब सत्ता के नशे और अहंकार में भेदभाव व अन्याय करने लगे तो आम व्यक्ति के सब्र का बांध टूटने लगता है। जयपुर में अपनी सेवा देने के दौरान देखा, हजारों बेरोजगार बच्चे युवा अपनी आंखों में सपने लिए घर से दूर दिन रात तैयारी करते हैं। माता पिता जैसे तैसे स्वयं अभाव में रहकर अपने बच्चों को शहर में तैयारी करने का खर्चा भेजते हैं, इस उम्मीद से कि शायद उनका बेटा बेटी कुछ बन जाएंगे, उनकी जिंदगी संवर जाएगी और परिवार गुर्बत, गरीबी, लाचारी से बाहर निकलेगा। यदि तंत्र मजबूत हो और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता व विश्वसनीयता के साथ हो, तो चयनित ना होने वाले बच्चों को यह संतुष्टि रहती है कि शायद उसकी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी और अगली बार और अधिक मेहनत करेगा। परंतु जैसा तंत्र आज बन चुका है, इसमें अरमानों का धराशायी होना ही संभव है। ऐसे में बेरोजगार विद्यार्थी हताशा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, जो कि रिट की परीक्षा के बाद राजस्थान में बड़े पैमाने पर हुआ और जो जिंदा है वो तिल तिल करके मर रहे हैं। मैंने काफी आत्ममंथन किया और पाया कि जो बच्चे, युवा हम सब का भविष्य हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। फोर्स में रहते हुए देश सेवा का जो सुख है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परंतु अब मुझे लग रहा है कि एक नौकरी त्यागने से यदि लाखों बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं तो यह कई गुना देश सेवा होगी। मुझे यह भी पता है कि इस पत्र के बाद सरकार के द्वारा परिवार को हर प्रकार से परेशान किया जा सकता है, फिर भी अपना पद, प्रतिष्ठा, कैरियर सब कुछ दांव पर लगा के यदि इस खराब व्यवस्था तंत्र को सुधारने में जरा सा भी सफल रहा तो इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए मैं अन्याय और घोटालेबाजी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने असिस्टेंट कमांडेंट के पद से महामहिम राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र दे रहा हूं और प्रदेश के युवाओं, छात्र छात्राओं के हक के लिए मजबूत तंत्र के लिए निम्नलिखित मांगे कर रहा हूं। ये 5 मांगे मैंने की थी। पहली तो रिट की परीक्षा तुरंत प्रभाव से रद्द हो। दूसरी मांग थी कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जरोली साहब हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए। तीसरी मांग थी कि सीबीआई जांच हो ताकि जो मगरमच्छ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सलाखों के पीछे जाएं। एक दहशत, एक डेटरेंस क्रिएट हो जिससे कि आगे से ये काम करने से लोग डरें। चौथी मांग थी कि आमूलचूल सुधार के लिए कमेटी बने जो भी ये रिकमेंड करे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में और निष्पक्षता के साथ में कैसे एग्जाम करवाई जा सकती हो। और 5वीं मांग थी कि विधानसभा सत्र जो आएगा उसमें एक मजबूत कानून बने जिसमें 10 वर्ष की सजा हो नकल माफियाओं के विरुद्ध। तो साथियों, ये 5 मुख्य मांगे थी जिसमें से राजस्थान सरकार को दबाव में आकर 4 मांगे माननी पड़ी। मैंने जो आंदोलन किया उसमें सरकार ने खूब मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की। मेरी पत्नी की ड्यूटी पैलेस पर पुलिस को भेजा गया, ट्रांसपोर्ट नगर एसएचओ को वहां पर भेजा गया। मेरे पास फोन आए, मुझे कहा गया कि आपको कमिश्नरेट में जाकर डीआई साहब से मिलना है। पर साथियों, जिंदगी भर मैं ईमानदारी से जिया हूं और जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीवन बसर करता है, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसे किसी की गीदड़ भभकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनसे नहीं डरा, मैंने आंदोलन शुरू किया, मैं अरेस्ट हुआ
उसके बाद में कोविड की आड़ में इन्होंने जो भी धरने प्रदर्शन या रैलियां हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। ये चाहते थे जल्दी से जल्दी जो रिट में जो पास हुए हैं, जिन बेईमानों ने नकल करके पेपर चोर के एग्ज़ाम दे के जिन्होंने अपना सिलेक्शन करवाया है, उनकी नियुक्ति हो जाए। मैं अपने गांव में आमरण अनशन पे बैठा, 14 दिन का आमरण अनशन मैंने किया। उसमें मेरे गांव के लोगों ने, मेरे पंचायत के लोगों ने, मेरे जिले के लोगों ने, गांव गांव से लोगों ने समर्थन किया। कैंडल मार्च निकाले, रैलियां निकाली पूरे राज्य में, शेखावाटी में, पूरे राज्य में हर जिले से मुझे समर्थन मिला। गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, चूरू हो, सीकर हो, झुन्नू से तो था ही, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, यहाँ तक कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, लगभग दौसा, भीलवाड़ा, राजस्थान के हर क्षेत्र से जो है युवाओं का साथ मिला। उसकी वजह से सरकार को दबाव में आना पड़ा और ये जो 4 मांगे हैं ये माननी पड़ी। मैं मानता हूं कि 5वीं मांग सरकार ने क्यों नहीं मानी। मैंने इसका विश्लेषण किया और मैंने ये पाया कि राजस्थान में जो पक्ष और विपक्ष हैं वो आपस में मिले हुए हैं। ये नुरा कुश्ती करते हैं जनता को ये दिखाने के लिए कि एक दूसरे की जो नीतियां हैं, एक दूसरे का भ्रष्टाचार है, उसका ये विरोध कर रहे हैं, पर पर्दे के पीछे ये लोग एक ही हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ही मजबूती से एक दूसरे का बचाव करते हैं। क्योंकि केवल राजस्थान में नहीं, आप देखिए कि गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, हिमाचल में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, कर्नाटक में हो रहे हैं। तो पेपर लीक यदि इतनी बड़ी समस्या होती इनके लिए, विपक्ष जो राजस्थान में है, तो ये अपने ही राज्यों में उसको रोक लेते। यहाँ पर केवल इनको ये दिखावा करना है कि हम लोग जो हैं युवाओं के साथ हैं, उनके साथ जो जाति कर रही है सरकार, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये केवल और केवल दिखावा है। क्योंकि मैंने ये पाया है कि राजस्थान में जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। कोई फर्क नहीं है, इनकी कार्यशैली एक जैसी कार्यशैली है। क्योंकि यदि सीबीआई जांच होनी होती तो राजस्थान में यदि विपक्ष चाहता तो सीबीआई जांच होती। एक दूसरे के भ्रष्टाचार में ये सहयोग करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, केवल जनता को ये दिखाते हैं कि ये उनके खिलाफ है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में यही शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें मिनिस्टर जेल में है, वहां पे सीबीआई इंक्वायरी हुई। हरियाणा में एक मुख्यमंत्री जो जेल में रहे, कई लोगों को सजा हुई, वहां भी शिक्षक भर्ती हुई थी, वहां भी सीबीआई जांच हुई और उनको सजा हुई। यहां पर क्यों नहीं हुई? ये सोचने वाली बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मासूम वो पब्लिक है, मासूम जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको इस चीज पे सोच विचार करना चाहिए कि 5 साल पहले भी पेपर आउट होते थे। जो इससे पहले वाली सरकार थी तब भी पेपर आउट होते थे। अभी जो पक्ष में है वो तब उसका विरोध करते थे क्योंकि वो विपक्ष में थे। अब जो विपक्ष में है वो जो पहले विपक्ष में थे और अब सत्ता में है, उनका विरोध कर रहे हैं पेपर आउट का। तो कार्यशैली तो एक ही हुई, क्या फर्क रहा? कानून आप कितना ही मजबूत बना लो, यदि जांच ही नहीं होगी तो सजा किसी को कैसे होगी? साथियों, मैं ये चीज पक्के तौर पे मानता हूं कि केवल एमएलए और एमपी सरकार नहीं होते। कोई भी सरकारी योजना होती है, ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी सरकार की योजना है उसको जनता के बीच में कैसे इंप्लीमेंट करे, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो, उसके लिए सरकारी तंत्र की आवश्यकता होती है। और सरकारी तंत्र में कौन होता है? गैजेटेड ऑफिसर रैंक से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यही तो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसका इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये यदि भ्रष्ट हो गए, यदि ये नकल करके पेपर लीक करवा के यदि सिस्टम में घुस गए, तो ये बहुत बहुत खतरनाक है इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। भ्रष्टाचार
में हमारा जो समाज है इतनी बुरी तरीके से डूब जाएगा, इतनी बुरी तरीके से प्रभावित होगा कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। एक शिक्षक यदि वो अयोग्य है और नकल करके वो सरकारी तंत्र में घुस गया, तो वो सरकारी स्कूल में जाएगा और गरीब किसान मजदूर परिवार जो प्राइवेट स्कूल्स में फीस अपनी नहीं दे सकते, जिनके पास बेचारों के पास इतना पैसा नहीं है, उनको वो पढ़ाएगा। एक शिक्षक यदि वो 30 वर्ष की आयु में यदि वो शिक्षक बनता है, तो 30 वर्ष का उसका सेवा काल होगा, वो 60 वर्ष की आयु में रिटायर होगा, तो 30 वर्ष वो सरकारी स्कूल्स में अपनी सेवाएं देगा। यदि एक शिक्षक एक साल में यदि वो 4 क्लास लेता है, रोजाना वो 4 क्लास लेता है, और हर क्लास में यदि एवरेज 25 बच्चे हैं, तो वो 100 बच्चों का एक वर्ष में भविष्य बर्बाद कर सकता है। केवल उन बच्चों का नहीं, वो देश का भविष्य बर्बाद करेगा। एक शिक्षक 100 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सकता है एक साल में। 10 साल में कितने बच्चों का करेगा? 1000 बच्चों का। 30 साल में 3000 बच्चों का। ऐसे यदि 10 शिक्षक सरकारी तंत्र में आ गए जो अयोग्य हैं और बेईमान हैं, तो 30,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। 100 शिक्षक घुस गए तो 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। 1000 शिक्षक घुस गए तो 30 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। और ऐसे 10,000 शिक्षक यदि पेपर चोर के, पैसा देकर, नकल करके अयोग्य शिक्षक सरकारी तंत्र में आ गए, तो 3 करोड़ बच्चों का वो 30 वर्षों में भविष्य बर्बाद कर देंगे, इस देश का भविष्य बर्बाद कर देंगे। और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यदि एक एमएलए और एक एमपी यदि बेईमान है, भ्रष्ट है, तो जनता के पास में ऑप्शन है, उसके पास में हथियार है। हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, उसको लात मार के हटा दिया जाता है। और ये लोग यदि सरकारी तंत्र में घुस गए, तो हमारे पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास ऐसे कोई टूल्स नहीं है कि इनको चिन्हित करके हम बाहर फेंक सकें। कोर्ट भी इनके सामने असहाय है। और ये लोग खुद तो आएंगे, साथ में इनका ऐसा तंत्र बन जाएगा, एक नेक्सस बन जाएगा नकल माफियाओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, कोचिंग्स का और गद्दावर नेताओं का, भ्रष्ट नेताओं का। इस नेक्सस को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अपने ही जैसे बेईमान और अयोग्य लोगों को ये तंत्र में पूरी तरीके से भर देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है साथियों।